इजरायली सुरक्षा बलों और फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष और हिंसक हो चला है। ये 7 सालों की सबसे गंभीर लड़ाई बताई जा रही है। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के कई टॉप सैन्य कमांडरों को मार दिया है। हमास ने इस बात की पुष्टि की है कि गजा शहर में उसके सैन्य प्रमुख मारे गए। फलस्तीनी साइड से इजरायल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो वहीं गजा में इजरायली हवाई हमलों के धमाके भी सुनाई पड़ रहे हैं। इस हफ्ते अब तक 50 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गजा में सुलगती ये आग कई सालों बाद इस संघर्ष ने इतना गंभीर रूप अख्तियार किया है। रात में चरमपंथी गुट हमास ने दावा किया कि उसने गजा से इसराइल की ओर 200 रॉकेट दागे। कुछ को तो इस्राएली डिफेंस सिस्टम ने लॉन्च होने के फौरन बाद ही रोक दिया, लेकिन सभी रॉकेट को नहीं रोका जा सका। पुलिस ने कहा कि इन रॉकेट हमलों से इस्राएली शहर लोड में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद सड़कों पर अरब इसराइलियों और इसराइली यहूदियों के बीच झड़प शुरू हो गई। शहर के मेयर ने बताया कि ये झड़प बेकाबू हो गई थी। सरकार ने शहर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने नागरिकों और पुलिस वालों को नुकसान पहुंचाया, घर जलाए, गाड़ियों में आग लगा दी। जाहिर है हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, और हम ही क्या, ऐसी हरकत तो कोई भी देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला में इस्राएली सेना ने फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस छोड़ी। वहीं गजा के करीब स्थित एश्केलॉन शहर में रॉकेट हमलों ने 2 इस्राएली महिलाओं की जान ले ली, जिससे शहर में दहशत का माहौल है। इससे पहले गजा में मौजूद हमास के कब्जे वाली एक 13 मंजिला इमारत इस्राएली हमले में ढह गई। यहां रहने वालों को 1 घंटे पहले ही बिल्डिंग खाली करने को कह दिया गया था, इसलिए इस हमले में किसी की जान नहीं गई। इस्राएल के रक्षा मंत्री ने चेताया कि ये तो इस्राएली हमलों की शुरुआत भर है। वो हमें क्यों मार रहे हैं? वो खून खराबे पर उतारू हैं और कोई उनसे जवाब नहीं मांग रहा। पूरी दुनिया चुप है। हमास ने दावा किया कि इस्राएली हमलों में अब तक 10 बच्चों की जान जा चुकी है। यरूशलेम में हिंसा के बाद इस्राएली सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने दोनों पक्षों से शांति की अपील की है। और इस पूरे मामले का मध्य पूर्व की सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा, इजराइल में इसका क्या असर होगा, ये जानने के लिए बीबीसी ने बात की यरूशलेम में मौजूद मध्य पूर्व मामलों के जानकार हरिंदर मिश्रा से। अभी जो माहौल है, इसका सीधा सीधा फायदा इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को मिलेगा, क्योंकि अभी उन्होंने इनकार कर दिया है कि वो सरकार नहीं बना पाएंगे और वो चाहते हैं कि 5वीं दफा जो है यहाँ पर चुनाव करवाए जाए। वहीं पर राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन ने विपक्ष के नेता को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो एक गठबंधन सरकार जो है वो तैयार करें। और अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें बगैर अरब पार्टियों के समर्थन के ये सरकार नहीं बन सकती है। और कुछ अरब पार्टियों ने, कुछ अरब नेताओं ने जो है स्वीकृति भी दी है कि वो इस बात के लिए तैयार हैं कि वो सरकार के गठन में वो मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी ही बनी रही और यहाँ पर माहौल जो है, यहाँ पर इसी तरह से तनावपूर्ण माहौल बना रहा, तो अरब जो पार्टियां हैं वो सरकार में शामिल नहीं हो पाएंगी, न ही बाहर से समर्थन दे पाएंगी। तो जाहिर है कि 5वां चुनाव जो है वो होगा और वो बेंजामिन नेतन्याहू के हित में होगा। मैं यरूशलेम में हूँ और यरूशलेम में कई सारे जो इलाके हैं उनकी नाकाबंदी कर रखी है पुलिस ने। लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं, लोगों की कोशिश है कि वो अपने घरों में ही रहें। हालांकि रॉकेट का बहुत ज्यादा खतरा यरूशलेम में नहीं है, लेकिन इसराइल की 2/3 आबादी जो है और उसमें अब इसराइल के केंद्र में रहने वाले भी जो लोग हैं, तेल अवीव और उसके आसपास के जो लोग शहरों में रहने वाले लोग हैं, वो भी घबराए हुए हैं और उन्होंने शेल्टर हाउसेस का सहारा लिया हुआ है कि यहाँ पर रॉकेट का खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह का तनाव है, यहाँ पर आपसी झड़पें हो रही हैं। तो खास करके वो इलाके जो मुस्लिम बहु इलाके हैं और जो ओल्ड सिटी का जो इलाका है उसकी पूरी पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है और उधर लोगों का आवागमन जो है वो बिल्कुल बंद है।